हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह सीखने के बजाय एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप जानते हो जब आप इसे सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हो तो मन में एक भार होता है कि मेरे को इतना काम कंप्लीट करना, ये करना, वो करना, और एग्जाम्स में मेरे को इंग्लिश क्लियर करना है और अच्छे से परफॉर्म करना है। बेहतर होगा कि आप पहले इसे विषय के रूप में लेना बंद कर दो। इसको हम लोग एक लैंग्वेज की तरह पढ़ें और इसे एंजॉय करें, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें इसमें कामयाबी बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है बेटा? हाँ, आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस। अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसको हम लोग बड़े ही एक इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे, और आप अगर इसे पूरी तरह से ध्यान दोगे तो स्टेप बाय स्टेप इस पर चढ़ते चले जाओगे और आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं जा रही है। हाँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ने के लिए टेंस का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है, और मुझे उम्मीद है कि वो आप में से ज़्यादातर लोगों को होगी। और अगर टेंस का ज्ञान नहीं है तो फिर उसके लिए मैं तो आपके सामने हाजिर ही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो बेटा पहले तो हमें यह सीखना होगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है क्या। देखो, नरेट माने होता है किसी चीज का वर्णन करना, तो वर्णन करना तो नरेशन मीन्स हो गया वर्णन। ठीक है, नरेट माने वर्णन करना या कोई चीज बताना, कहना, तो यानी नरेशन माने हो गया वर्णन या कथन। तो डायरेक्ट कथन और इनडायरेक्ट कथन, सारी कहानी यहां पर है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ये एक पर्सन है, इसको हम मान लेते हैं ए। ठीक है, ए ने बी से कुछ कहा, इसने इससे कुछ कहा। बात समझ में आई? तो इसने जो कुछ इससे कहा वो इसके शब्द डायरेक्ट बी तक पास हो रहे हैं, यानी ए ने जो कुछ बी से कहा एक शब्द डायरेक्ट बी तक पास हो रहे हैं, तो वो बात क्या है? इसकी डायरेक्ट स्पीच। ठीक, अब बी ने ए की बात को किसी एक और सज्जन से, ये थोड़े उदास लग रहे हैं, इनसे ये बात बताई। ठीक है बेटा, बी ने जो बात ए ने कही उसे सी को बताई। मैटर, सब्जेक्ट मैटर, जो विषय होगा वो तो वही होगा जो ए ने बताया होगा, लेकिन शब्दावली अब बी की आ गई होगी। तो अब ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट कथन। ठीक है, ए ने बी से कुछ कहा, ठीक, और उस चीज का डिटेल बी ने सी को दे दिया। तो जो डिटेल उसने सी को दिया वो हमारा हो गया, क्या हो गया? इनडायरेक्ट कथन, क्योंकि बात ए की थी, घूम करके सी तक आई है। ओके, ठीक, ये तो ही समझने वाली बात। हाँ, समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में प्रॉब्लम क्या है कि सारे रूल्स रटते रहते हो और इसके सिवा कुछ नहीं करते हो। रूल्स रटने के बजाय आप एक चीज ध्यान देना कि अंग्रेजी अन्य भाषाओं की तरह एक भाषा ही है, एक लैंग्वेज है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप इसे लैंग्वेज समझोगे तो एक कॉमन सेंस लगाओ। भाषा को बोलते समय, समझते समय जो कॉमन सेंस है, आपका इंस्टिंक्ट है, एक सहज ज्ञान, सहज प्रवृत्ति है, वो आपको बता देती है कि कौन सी चीज सही है, कौन गलत है। अगर आप उसको जागृत रखोगे तो यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, और नहीं तो रूल्स रटने से कुछ भी होने वाला नहीं है। रूल्स रटने को आप महत्व कम दो, बेहतर होगा अपनी समझ को एक्टिव रखो, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब चलिए बात को समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो जैसे हमने एक सेंटेंस बोला, रीता सेड टू मोहन नरेश हेल्प्ड मी। ओके,
रीता सेड टू मोहन नरेश हेल्प्ड मी। ठीक, तो अब इसको अगर आप ध्यान दो तो आपका जो ये हिस्सा है ये अलग हो रहा है और इन्वर्टेड कॉमा से ये हिस्सा अलग हो रहा है। ठीक है, इस हिस्से में रीता बोल रही है, तो इसने जो कुछ बोला वो इन दो इन्वर्टेड कॉमास के आपने अंदर रखा हुआ है, यानी जो कुछ बोला वो रीता की स्पीच। तो इसको हम लोग नाम देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ध्यान से पहचान लीजिए, जो कुछ बोला गया, जो कथन है, जो उसका स्टेटमेंट है, उसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि उसने वो रिपोर्ट किया है कि ऐसा हुआ। ठीक है, या ऐसा होता है, ये उसकी रिपोर्टिंग को हमने बोला रिपोर्टेड स्पीच। इसी कारण हम लोग इसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे, और इस हिस्से को हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। जिस हिस्से में उस बात की रिपोर्टिंग की जा रही है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो उसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, तो ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि जो बात यहां स्पीकर ने कही लिसनर से हूबहू वही वर्ड्स हमारे सामने रखे हुए हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, इस सेंटेंस का हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं, और इनडायरेक्ट बनाते समय एक चीज ध्यान देंगे, इस सब्जेक्ट है, इसको अपनी जगह आप रख लीजिए, रीता सेड, तो सेड ध्यान देना, अगर स्पीकर के बाद सेड और उसके बाद लिसनर हो तो सेड को हम बदलेंगे किसमें, टोल्ड में। हाँ, सेड के बाद टू की जरूरत थी, इंट्रांसिटिव वर्ब है, और ये ट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसके बाद टू की जरूरत नहीं है, सीधे आप लिखेंगे मोहन। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब्स और इंट्रांसिटिव वर्ब्स ये अपने चैप्टर में आप डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल भी ध्यान दीजिए कि सेड के बाद यदि लिसनर दिया गया है तो आप उसको टोल्ड के बाद में रखेंगे, और यदि सेज के बाद लिसनर दिया है तो उसे हम सेज को टेल्स में बदल देंगे, से को टेल में बदल देंगे। ठीक, हाँ, यदि लिसनर नहीं है तो आप सेड का सेड बनाए रखिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने फिर किससे कहा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, रीता टोल्ड मोहन, ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने होंगे इनडायरेक्ट में, आप हटाओगे हैं तो और इनके स्थान पर आप लगाओगे दैट। दैट ही क्यों लगाते हैं, ये आगे डिटेल स्टडी का विषय है, आगे के टॉपिक्स में कभी डिस्कस करेंगे। दैट, यहां पर सब्जेक्ट आपने ले लिया नरेश, हेल्प मी का हो गया हैड हेल्प्ड, और मी का हो गया हर, ये इसका इनडायरेक्ट बन गया। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो, रीता टोल्ड मोहन, कोई दिक्कत नहीं, दैट नरेश, यहां तक तो सभी को समझ में आ गया। अब आगे हेल्प मी का हो गया हैड हेल्प्ड हर। क्यों बेटा, ये तो गड़बड़ हो गई, बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ये कंफ्यूजन ही बताता है कि आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। क्यों, कंफ्यूजन तो उसको ही होता है जो कुछ सीखना चाहता है, और जो कुछ सीखना ही नहीं चाहता तो उसे तो कुछ कंफ्यूजन नहीं, उसके लिए सब ठीक। तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं और आप कुछ सीखने जा रहे हो। हाँ, आपके कंफ्यूजन को हटाना मेरा काम है। मेरा काम है कि आपके जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाऊं उनको आसान करता हुआ चलूं, और आपको रेगुलर उस पर वर्क करना होगा। आप रेगुलरली वर्क करते रहोगे तो आप सक्सेसफुल श्योरली हो ही जाओगे। ठीक है बेटा, तो यहां पर एक चीज आपको समझ में आई, हैड हेल्प्ड हर किया, तो ये दो टॉपिक्स का विषय हुआ। एक हुआ टेंस का बदलाव, हेल्प से हैड हेल्प्ड, और मी का किया हमने हर, ये हुआ पर्सन का बदलाव। तो यानी टेंस चेंजिंग क्या है और पर्सन चेंजिंग क्या है, इनको हमें स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। तो आइए आज हम लोग टेंस चेंजिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, डियर स्टूडेंट्स, चलिए टेंस चेंजिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। और टेंस चेंजिंग में आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग किस टेंस में बदलेंगे, तो टेंस चेंजिंग में
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर दिया गया हो तो आप इसे बदलने जा रहे हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप बदलोगे पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत ही आता है डू। डू कन्वर्ट हो जाएगा डिड में, यानी कि डू दिया गया हो तो आप किस में बदलेंगे? डिड में। डज दिया गया हो इसको भी आप बदलोगे डिड में। अब देखिए इज एम आर, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें आप इज एम आर का यूज करोगे, और केवल लिंकिंग वर्ब के रूप में है तो वहां भी इज एम आर आते हैं। ठीक है, तो इज या एम को आप सिंपली बदल दीजिए वाज। ठीक है, आर को प्लूरल है तो प्लूरल के सेंस में जाएगा वर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलेंगे? बिल्कुल आप करेक्ट गेस कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बदल देंगे। ठीक है बेटा, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट के ही परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। तो एक चीज बेटा आप लोगों ने एकदम क्लियरली यहां पर समझ लिया होगा कि प्रेजेंट का जो भाग है हम उसको पास्ट के उसी पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट का इंडेफिनिट आ गया, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में आ गए हम। ठीक है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है तो पास्ट के परफेक्ट में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया। ठीक है, प्रेजेंट के अंतर्गत आपका डू या डज इंडेफिनिट में तो पास्ट में डिड में कन्वर्ट होना है इसे। इज या एम है तो वाज में ले आइए, आर है तो वर में ले आइए। ठीक है, हाँ परफेक्ट टेंस में आएंगे तो एक चीज नोटिस करिएगा, हैज या हैव ये भी आपको दिए होंगे तो ये दोनों ही कन्वर्ट होंगे हैड में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पास्ट के टेंस को कैसे चेंज करते हैं। चलिए पास्ट के टेंस पर ध्यान देते हैं। यदि हमारे सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस रखा गया हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपली पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो आप उसे पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हो तो इसको हम लोग नहीं बदलते हैं। ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हो तो हम इसको भी चेंज नहीं करते हैं। क्लियर? तो पास्ट के हम कैसे बदलते हैं आपको कंफर्म हो गया। हाँ, पास्ट में एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर डिड दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट है तो उसे परफेक्ट में जाने पर क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। ठीक, तो और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये आपका हो सकता है वाज या वर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैड बीन। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, तो आपको ये समझ में आया कि पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट में चला गया, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया, परफेक्ट जो है नो चेंज उसे नहीं बदलते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसको भी नहीं बदलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का जो डिड है वो परफेक्ट के हेड में कन्वर्ट होता है, वाज या वर है वो हैड बीन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक, अब बात होती है फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में हम क्या परिवर्तन करेंगे? तो फ्यूचर टेंस में आप ध्यान देना कि आपके पास होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल। विल को आप कन्वर्ट करेंगे वुड में, और अगर पहले से ही वुड लगा हो सेंटेंस में तो उसको आप कुछ भी मत बदलो, उसे यूं ही छोड़ दो। ठीक है, जैसे आप कहो शैल तो शैल का इसी तरह हो जाएगा शुड,
और शुड पहले से हो तो नो चेंज। इसी तरह से हम लोग चलेंगे, अगर आ रहा है कैन तो कैन का हो जाएगा कुड। अब कुड दिया हो तो आगे नो चेंज। अगर मे दिया हो तो मे को हम कन्वर्ट करेंगे माइट में, और माइट पहले से दिया गया हो तो नो चेंज। ध्यान देना, ये सारी चीजें टेंस चेंजिंग के अंतर्गत ही आती हैं। इनको केवल किसी हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन मानकर मत छोड़ देना। ये परिवर्तन क्यों होते हैं अभी आगे एग्जाम्पल में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं आप पहले इनको ध्यान से नोटिस कर लो, और क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इन दोनों का आंसर आपको अभी मिलेगा। आप बिल्कुल आराम से एक एक चीज समझते चलो, इनको आप नोट करो। इसके बाद अभी कुछ और जरूरी चेंजेस हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि परिवर्तन क्यों होते हैं। ठीक है बेटा, इनको आप नोट करिए। यदि हमारे सामने रिपोर्टेड स्पीच में टुडे रखा गया हो तो टुडे को हम बदलेंगे दैट डे में, दैट डे। अगर यस्टरडे दिया गया है तो उसे हम करेंगे द प्रीवियस डे। क्लियर बेटा। टुमारो, इसको हम लोग करेंगे द नेक्स्ट डे। ठीक है, दिस को कर देंगे दैट, और दैट अगर ऑलरेडी दिया है तो वो नो चेंज। दीज को कर देंगे दोज, हियर का हो जाएगा देयर, नाउ का होगा देन, अगो का होगा बिफोर, द नेक्स्ट वीक का आप करेंगे द फॉलोइंग वीक, और लास्ट नाइट का करेंगे द प्रीवियस नाइट। ठीक है, तो बेटा इन सारे चेंजेस को एक बार आप फिर से रिपीट कर लो। टुडे को दैट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, दिस का दैट, दीज का दोज, हियर का देयर, नाउ का देन, अगो का बिफोर, द नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक। यहां पर अगर मंथ लगा तो यहां भी मंथ होगा, अगर ईयर लगा तो यहां भी ईयर होगा। आपको यहां पर क्या वर्ड है बस ये आपको चेंज करना है अकॉर्डिंगली। लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक होगा तो द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ है तो द प्रीवियस मंथ। ठीक है बेटा, तो अभी हमने ये देखे क्या क्या टेंस में हम लोग क्या क्या चेंजिंग करते हैं। अब हम चेंजिंग्स को क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और क्या चेंजिंग करते हैं वो सामने है। चलिए इनको एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। ठीक है बेटा, हमारे सामने पहला एग्जाम्पल है रवि सेड शीता इज स्लीपिंग नाउ। हमको इसे इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट बनाएंगे। हमने लिखा रवि सेड, कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटाए जाएंगे तो आप जोड़ेंगे दैट से, दैट आपका है यहां पर सीता, इसको बदलते हैं वाज में। लेकिन अब समस्या यही आई कि क्यों बदलते हैं। चलिए पहले इस बात को समझते हैं क्यों बदलते हैं। हम इस बात को समय की रेखा पर रखते हैं। जब हम समय की लाइन पर रखेंगे इसे, तो जो समय आने वाला है ये हमारा फ्यूचर होगा। ठीक है, तो जो बीत गया वो श्योरली क्या होगा, पास्ट होगा। ठीक है, और इसमें जिस पल हम जी रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जो ये आड़ी लकीर हमने खींची थी क्या हो गया, पूरी टाइमलाइन हो गई। और इस आड़ी लकीर पर जो खड़ी लकीर है ये हमारा टाइम दिखा रहा है, जिस पल हम जी रहे हैं ये हमारा प्रेजेंट है। बात क्लियर। चलो अब इसको हम ऐसा समझते हैं, रवि सेड, हम आज इधर पर हैं, हमने कहा रवि सेड। लो, पास्ट में किसी समय रवि ने कहा, हमको नहीं पता रवि ने किस समय कहा, लेकिन इतना श्योर हो रहा है इस सेंटेंस से रवि ने जब भी कहा वो समय अभी का नहीं है, वो बीत गया है। यानी रवि ने कहा था पहले। ठीक, तो ये हमारा प्रेजेंट है। रवि ने इससे पहले यानी पास्ट टाइम पे कभी कहा। सीता इज स्लीपिंग नाउ,
तो अब इस चीज को नोटिस करो, इस समय सीता सो रही है, इस समय उसके लिए प्रेजेंट है घटना, यानी रवि ने जिस समय बात कही उस समय सीता सो रही, ये घटना प्रेजेंट थी, ठीक है। लेकिन भैया मेरे समय तो बीत गया ना, वो समय पास्ट हो गया। तो एज जो है समय बीतने के साथ किस में कन्वर्ट हो गया, वाज में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा एज जो वाज में कन्वर्ट होता उसके पीछे रीजन यही है, यानी कोई भी चीज जो चेंजिंग टेंस की आ रही है वो यही है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रही है तो बोलने की घटना जब पास्ट में गई है तो अकॉर्डिंगली हर चीज समय को उसी के हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, और जब आप समय एडजस्ट करोगे तो वो सारे चेंजेस होंगे। और आप लोग करते क्या हो, हर चेंज को रटते रहते हो, रटने की जरूरत तो है ही नहीं, एक कॉमन सेंस लगाना है, समझ लगाना है कि जब वो समय बीत गया तो उस समय जो घटना कही गई तो उस समय के सापेक्ष जो अभी अब चेंजेस आए हैं तो हमारे स्टेटमेंट में भी तो चेंजेस आएंगे, तो वही चेंजेस है, तो जो एज था वो क्या हो गया, वाज हो गया, ठीक। और स्लीपिंग तो चूंकि कॉन्टिन्यूअस है कोई दिक्कत नहीं, स्लीपिंग, और नाउ ये उस समय था, अब क्या हो गया, देन इधर पे कहा था उसने नाउ इस समय सो रही है, लेकिन अब क्या हो गया, समय पास्ट है वो यहां की तुलना में, इसलिए हम यहां पर प्रेजेंट में बैठ के कहेंगे देन उस समय सो रही थी। यानी क्लियर हुई बात, रवि सेड दैट सीता वाज स्लीपिंग देन, यहां पर बैठा बंदा बता रहा है कि रवि ने कहा था कि सीता उस समय सो रही थी। रीजन क्लियर हुआ होगा ऐसे मेरी आशा है, ठीक है। चलो सेकंड एग्जांपल में मूव करते हैं। इसमें आपका आ रहा है डेविड सेड टू रिचर्ड्स, तो हमने इनडायरेक्ट बनाया, ये आया आपका डेविड, जैसा कि पता है लिसनर है रिचर्ड्स, तो अगर लिसनर हो तो इसको हम बदलेंगे टोल्ड में, रिचर्ड्स, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो ये हुआ हमारा दैट ही, अब यहां पर हो सकता है हैज हेल्प्ड या हेल्प्ड, तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, किसी को भी हम बदलते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैज हेल्प्ड का हो गया ही हैड हेल्प्ड हर। इसके पीछे भी सेम रीजन बच्चों, ध्यान से देखो, हमने बताया डेविड सेड, क्लियर, डेविड सेड, डेविड ने इस समय कहा, क्या कहा, ही हैज हेल्प्ड हर, इसकी तुलना में उसकी सहायता पहले की थी, यानी सहायता, ये हमारा प्रेजेंट, डेविड ने कहा, ये हमारे लिए हो गया पास्ट, और सहायता की थी तो पहले कर चुका है तभी तो बता रहा, तो यानी पास्ट का भी पास्ट, या फिर सीधे सीधे कह दे उसने उसकी सहायता की तो पास्ट का पास्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट भी वास्तव में एक एक्शन ऐसा है जो भूतकाल का है, प्रेजेंट से संबद्ध है, और पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट है ही, तो यानी वो घटना क्या हुई, प्रेजेंट से हम गए पास्ट में, डेविड सेड, और ही हेल्प्ड हर या ही हैज हेल्प्ड हर, उससे भी पहले की घटना हो गई। तो ये चीज बिल्कुल याद रखना, पास्ट के पास्ट में जो बात होती है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होती है। क्या है, पास्ट के पास्ट में जो भी बात होगी वो पास्ट परफेक्ट में होगी। अब इसके बाद आप कितना भी पास्ट में चले जाओ वो सभी पास्ट परफेक्ट में होंगी। हाँ, प्रेजेंट से सीधे हम कहीं भी रिलेट कर दे वो पास्ट इंडेफिनिट होगी, लेकिन पास्ट में रिलेट करके फिर उससे हम पास्ट में और रिलेट करेंगे तो वो हमेशा परफेक्ट में ही जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि यहां पर हमने हैड हेल्प किया। प्रेजेंट परफेक्ट भी एक प्रकार का पास्ट ही एक्शन होता है, ध्यान देना, पास्ट एक्शन होता है जो वर्तमान से जुड़ा हुआ है, जो अभी अभी हुआ, लेकिन वो एक्शन तो हो चुका है ना, एक्टिविटीज तो आपकी पास्ट में गई, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट को और पास्ट इंडेफिनिट को भी हम लोग पास्ट परफेक्ट में ही कन्वर्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को सारे चेंजेस दिमाग में समझ में आ रहे होंगे, एक एक मुझे एक्सप्लेन करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी भी तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे हम डिस्कस करते रहेंगे। तो यानी एक कंसेप्ट हमारे सामने क्लियर हो गया, इसे रटने की जरूरत कतई नहीं है, कॉमन सेंस लगाइए समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में दी गई है, यानी हम प्रेजेंट में हैं, हमने कहा फलाने सेड, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी गई है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कुछ परिवर्तन होते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिस्ट बनाकर पूरा डिस्कस किया, ठीक है।
और वो कैसे परिवर्तन होते हैं इन एग्जाम्पल्स में समझे। लेकिन अभी यहां देखिए गीता सेज, अब गीता कहती है इनडायरेक्ट, गीता सेज that father goes to the office daily। ध्यान से बेटा, गीता सेज, गीता कहती है कि पिताजी डेली ऑफिस जाते हैं। मैंने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट है और इसी समय गीता कहती है। गीता भूतकाल में तो नहीं ले गई ना बात को कि कहती थी या गीता ने कहा, ऐसा तो कुछ था नहीं। गीता कहती है यानी ये हमारा प्रेजेंट है और इसी के इक्वल है गीता का बोलना। तो जब काल बदला नहीं है तो हम किस चीज का परिवर्तन करेंगे? ठीक है, तो आप ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में क्या है वो अभी आगे एग्जांपल्स में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई भी बदलाव नहीं करने जाने वाले हैं। ठीक है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसमें कुछ निश्चित चेंजेस होते हैं जिनको अभी हमने डिस्कस किया। हाँ, अब कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया हो फिर भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं करते। वो क्या है? और यहाँ पे जो डाउट्स रह गए उनको भी लिए लेते हैं, उनको हम चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं फिर दोबारा।